Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will discuss the cultivation of coconut. Coconut is very important plantation crop of India and it include under the horticulture crops. So before starting the video, if you have not subscribed the channel, then please subscribe and press the bell icon and also like and share the video too. So let's start the video. In coconut, first we discuss its common name. कोकोनट के जो कॉमन नेम होते हैं दैट इज़ ट्री ऑफ हेवन. ट्री ऑफ हेवन, तो हेवन वी ऑल नो, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग. तो जो कोकोनट होता है इट इज़ कॉल्ड ट्री ऑफ हेवन बिकॉज जो कोकोनट होता है वो काफ़ी प्योर होता है. इसको जनरली हम अपने जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, जो हमारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, उसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्री ऑफ हेवन. नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज कल्प वृक्ष. इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्री ऑफ लाइफ. तो ये हमारी जो लाइफ है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोकोनट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ट्री ऑफ लाइफ. सो दिस इज़ द अमेजिंग थिंग अबाउट कोकोनट दैट इट हैज़ lot of beautiful names, that is tree of heaven, kalp vraksh and tree of life. The next thing is the scientific name. सो साइंटिफिक नेम थोड़ा लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है बट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत ईजी है. तो कोकोनट से याद रखना है कोकस एंड स्पीशीज़ का नाम नूसीफेरा. अगर आप 2-3 बार इसको अपने मुंह से बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. कोकस, कोकस नूसीफेरा. इट बिलोंग्स टू द फैमिली एरिकेसी और एरिकेसी को ही दूसरा नाम होता है पाल्मी. तो एरिकेसी और पाल्मी दे आर सेम. ये एक ही फैमिली के अलग अलग नेम्स हैं बट ये एक ही फैमिली है. एरिकेसी और पाल्मी सेम. इसका जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=32 और ये ओरिजिनेट जो है इसका ओरिजिनेट वो साउथ ईस्ट एशिया है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कोकोनट इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. तो कोकोनट की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो होती है स्पैडिक्स. इसके अलावा एक और फ्रूट क्रॉप है जिसकी इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स होती है, वो है बनाना. बनाना और कोकोनट दोनों की इन्फ्लोरेसेंस होती है स्पैडिक्स. अब ये स्पैडिक्स दिखता कैसे, इसकी थोड़ी मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो ये फिगर में आपको इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कोकोनट दिख रही है. तो जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम बोलते हैं स्पैडिक्स. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस फिगर में याद रखने की, तो एक तो ये सबको पता है पेडिंकल प्रेजेंट होता है. यानी पेडिंकल जो होता है वो स्टैंड होता है, स्टॉक होता है जिसमें फ्लावर्स आते हैं. और जो कोकोनट की स्पैडिक्स होती है इसमें मेन पॉइंट है कि इसमें फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है और मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है. फीमेल फ्लावर आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो गोल गोल है दैट इज़ फीमेल फ्लावर और ये जो लंबे लंबे से ग्रीन ग्रीन कलर के हैं दैट इज़ मेल फ्लावर. तो इस तरह से इसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं इसकी स्पैडिक्स में. अब इंडियन कंडीशंस में क्या होता है कि इसमें जो 2 तरह के फ्लावर्स हैं, मेल और फीमेल. अब इंडियन कंडीशंस में क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होने लगता है मींस ड्यूरिंग समर सीजन, यानी मार्च से मई का जो टाइम होता है जब समर आने लगता है, तो उस टाइम पे फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. उसके बाद जैसे ही विंटर आते हैं यानी ऑटम सीज़न के बाद जो अगस्त सितंबर टाइम दैट इज़ ऑटम सीज़न, और उसके बाद जनवरी जो विंटर होता है. तो ऑटम सीज़न से लेकर विंटर सीज़न तक का जो टाइम है उस टाइम पे फीमेल फ्लावर्स कम हो जाएंगे. मतलब इन शॉर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई और द समर द वेदर इज़ वार्म, तो फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन हाई होगा. लेकिन जैसे जैसे वेदर कोल्ड होता जाएगा, ठंडी मौसम आता जाएगा, विंटर सीजन आएगा, तो फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन लो हो जाएगा. तो समर में फीमेल फ्लावर्स हाई होते हैं बट विंटर्स में फीमेल फ्लावर लो हो जाते हैं. अब ये जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इसमें कितने फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, दैट इज़ मीन्स जनरली नंबर ऑफ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज 10 to 50. अभी हमने स्पैडिक्स का डिस्कस करा था, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. तो फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो 10 to 50 होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ द रिसेप्टिविटी टाइम. अब हमको पता है कि जो फीमेल फ्लावर्स होती हैं वो क्या करते हैं, पॉलन को रिसीव करती हैं. तो उनके जो रिसेप्टिविटी टाइम होता है दैट इज़ 19 to 20 डेज आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्पेथ. तो जैसे ही स्पेथ की ओपनिंग होती है उसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो 19 से 20 दिन के अंतर्गत उनकी रिसेप्टिविटी होती है. मीन्स इतना टाइम उनको मिलता है पॉलन्स को रिसीव करने के लिए. दैट इज़ अबाउट द रिसेप्टिविटी ऑफ द फ्लावर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कोकोनट दैट इट इज़ अ मोनेशियस प्लांट और पाम. तो एक मोनेशियस पाम है.
मोनोशियस बिकॉज कि इसके जो लीव्स हैं उसमें आप वेनेशंस देख के पता लगा सकते हो। पैरेलल वेनेशन होता है तो मोनोशियस होगा, अदरवाइज डाइकॉट जो होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो जो ये कोकोनट है इट इज़ मोनोशियस। नेक्स्ट इज द मोनोटिपिक जीनस। ये एक मोनोटिपिक जीनस है बिकॉज अभी हमने इसका साइंटिफिक नेम डिस्कस करा था, दैट इज कोकस नुसीफेरा। तो इसमें एक ही जीनस, एक ही स्पीशीज है, दैट इज मोनोटिपिक जीनस। इट इज़ अ हेलियोफाइल प्लांट। हेलियोफाइल प्लांट्स मीन्स इट इज़ सुटेबल फॉर दोज कंडीशन वेयर सनलाइट इज हाई इंटेंसिटी, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई होती है, उन एरियाज में जो क्रॉप्स सुटेबल होते हैं, दैट इज हेलियोफाइल प्लांट्स। इट इज़ क्रॉप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन। तो कोकोनट एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये होता है थ्रू विंड एंड इंसेक्ट्स। तो विंड और इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। एडिबल मैटर जो होता है इसमें, एडिबल पार्ट जो होता है दैट इज कोकोनट, मीट और वाटर, जनरली टर्म्ड एज एंडोस्पर्म। तो कोकोनट का जो मीट होता है वो हम खा सकते हैं। इसके अलावा उसमें जो वाटर होता है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, उसको भी हम पीते हैं, उसके पानी को भी। दैट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फिगर से देख के। तो इसमें क्या होता है कि जब सबसे बाहर जो ये ब्राउन कलर का होता है दैट इज़ द हस्क और आउटर शेल। तो जो आउटर शेल होता है ब्राउन कलर का, इसको हम कोयर बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ कोयर। इसके बाद इसका जो कोयर जो होता है ये बहुत ज़्यादा फाइब्रस होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फाइब्रस मटीरियल। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कोकोनट मीट एंड कोकोनट वाटर। कोकोनट मीट क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर को जो बोलते हैं कोकोनट मीट, और इसके अंदर जो वाटर है दैट इज़ कोकोनट वाटर। तो ये इस तरह से जो होता है इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। और जो हमारा जो एडिबल पोर्शन होता है दैट इज़ कोकोनट मीट एंड कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज़ नथिंग बट इट इज़ एंडोस्पर्म। अब ये जो इसका एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। एंडोस्पर्म इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड इट हैज़ अ कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ 17.4 किलो कैल। तो इतनी अच्छी इसकी कैलोरिफिक वैल्यू है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच न्यूट्रिशियस फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि कोकोनट में जो कोकोनट के लिए वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट वॉज celebrated on 2nd September. Next is the World Coconut Germplasm is located at Sifogat which is in Andaman and Nicobar Island. तो कोकोनट का जो जर्मप्लाज्म की जो सेंटर है दैट इज़ इन सिफोगट, अंडमान एंड निकोबार। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न बिकॉज कोकोनट से हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक होता है। अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो इंडिया मैप में हमें पता चलेगा कि कोकोनट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जो साउथ स्टेट होते हैं, यानी जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन जगह में कोकोनट अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है और यहीं पे कोकोनट का कल्टीवेशन होता है। कभी भी नॉर्थ इंडिया में कोकोनट प्रोड्यूस नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ साउथ में ही होता है। और साउथ के पास एक जगह है, साउथ के पास में ही अंडमान निकोबार है, दैट इज़ वाई ये जो सेंटर है वर्ल्ड कोकोनट जर्मप्लाज्म वहीं सिचुएटेड है। इसके बाद आता है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड यानी CDB। जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है ये है कोचिन केरला में, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1981। और कोकोनट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है लीडिंग जो स्टेट कर रहा है दैट इज़ केरला, दैट इज़ वाई केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कोपरा। नाउ व्हाट इज़ कोपरा? कोपरा क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द ड्राइड मीट और कर्नल ऑफ द कोकोनट। जो अभी हमने फिगर देखा था कोकोनट का, तो हम कोकोनट का जो एडिबल पोर्शन होता है वो क्या होता है कोकोनट में, दैट इज़ कोकोनट मीट एंड कोकोनट वाटर। ओके, तो जो कोकोनट मीट होता है उसको जब हम ड्राई कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ ड्राइंग ऑफ कोकोनट कर्नल। और ड्राइंग जनरली हम इसमें सन ड्राई कर सकते हैं या फिर स्मोक ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं। और ड्राइंग कब तक करनी है? फॉर 6 to 8 डेज़। तो जब हम 6 to 8 डेज़ के लिए कोकोनट कर्नल्स को ड्राई करते हैं, द प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन इट इज़ कॉल्ड कोपरा। उसी प्रोडक्ट को हम कोपरा बोलते हैं। दिस इज़ द फिगर ऑफ कोपरा। अब जो कोपरा होता है जनरली 2 तरीके के कोपरा प्रेजेंट होते हैं। कोकोनट से 2 तरह के कोपरा प्रोड्यूस होते हैं, मिलिंग कोपरा एंड कप कोपरा।
कप कोपरा को बॉल कोपरा भी कहा जाता है। मिलिंग कोपरा क्या होता है पहले समझते हैं। कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग कोपरा दैट इज मिलिंग कोपरा एंड इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया। मिलिंग कोपरा क्या होता है? मिलिंग कोपरा जनरली यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। तो फिगर में देख रहे हैं तो ये कोकोनट है, इससे हम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉटल में आप देख रहे हैं ये छोटे सी बॉटल में कोकोनट ऑयल होता है। तो मिलिंग कोपरा वो होते हैं जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज मिलिंग कोपरा। और जो कप कोपरा होता है इट इज़ नथिंग, जो हमारे जो एडिबल वाले कोपरा होते हैं ना, आई मीन एडिबल कोकोनट जो होता है दैट इज़ कप कोपरा। कप कोपरा को बॉल कोपरा भी कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में। तो मिलिंग कोपरा और कप कोपरा से जो क्वेश्चन आता है समटाइम्स वो ऐसा आता है कि कौन कहाँ ज़्यादा पॉपुलर है। मिलिंग कोपरा जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो पॉपुलर है साउथ इंडिया में, और कप कोपरा जो सिंपल एडिबल कोकोनट होता है दैट इज़ पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोयर। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कोयर क्या होता है। इट इज़ जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द मीजोकार्प। तो फिगर देख रहे हैं इसमें ब्राउन कलर का जो फाइब्रस मटेरियल होता है, अभी हमने जो डिस्कस करा था कोकोनट का बाहर का जो ब्राउन लेयर होती है दैट इज उसका जो हस्क होता है, छिलका होता है हस्क, वो बहुत ज़्यादा फाइब्रस होता है और जब हम उसको निकालते हैं छिलते हैं तो ये इसी को हम बोलते हैं कोयर। तो ये बहुत ज़्यादा फाइब्रस होता है कोयर। ओरिजिनली कोयर जो होता है वो डोरमेट्स जो फ्लोर मैट्स होते हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कोयर। कोयर के बाद नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल इज़ रिच इन लॉरिक एसिड। तो अभी हमने देखा था मिलिंग कोपरा के बारे में डिस्कस करा था ना। मिलिंग कोपरा क्या होता है? मिलिंग कोपरा से हम जनरली हम ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये होता है कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा रिच होता है लॉरिक एसिड में। अब ये लॉरिक एसिड क्या है? ये एक तरह का फैटी एसिड है। लॉरिक एसिड मेक्स अप अबाउट 50% ऑफ फैटी एसिड इन कोकोनट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोकोनट में कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज़ लॉरिक एसिड। इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात है लॉरिक एसिड की, जनरली हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है जब भी हम कोकोनट ऑयल कंज्यूम करते हैं तो ये जो लॉरिक एसिड होता है ये एक इट फॉर्म्स अ सब्सटेंस। ये लॉरिक एसिड जब हम इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लॉरिक एसिड को डाइजेस्ट करने के बाद एक सब्सटेंस बनता है दैट इज़ मोनोलॉरेन। और ये मोनोलॉरेन क्या करता है? हमारी बॉडी के जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये उन सारे हार्मफुल पैथोजेंस को किल कर देता है। दैट इज़ वाई कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर कंजप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज़ टॉडी। टॉडी क्या होता है? ये इस तरह की एक बेवरेज होती है, वाइट कलर का लिक्विड जो होता है दैट इज़ टॉडी। ये एक तरह की बेवरेज है एंड हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। और टॉडी जनरली कैसे ऑब्टेन होती है? टॉडी एक तरह का बेवरेज होता है जो कि हम कोकोनट से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कोकोनट से कैसे टॉडी को लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है, जो कोकोनट होता है उसकी जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उसमें से एक सैप फ्लो होता है, ठीक है। कोकोनट का जो फ्लावर बर्ड होता है उसमें से सैप फ्लो होता है, उस सैप को हम कलेक्ट करते रहते हैं और जनरली हम उसमें टैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। टैपिंग जो होती है जनरली मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं और एक सुटेबल इंटरवल में हम मॉर्निंग में टैपिंग करते हैं और हर बार क्या होता है हमें टैपिंग से कुछ सैप फ्लो होकर निकलता है, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टॉडी। वो हम एक बेवरेज बनाने में यूज़ कर देते हैं, वो होती है टॉडी। नेक्स्ट इज़ द लीडिंग इन कोकोनट प्रोडक्शन। तो अब कोकोनट प्रोडक्शन में कौन लीड कर रहा है? वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी हम डिस्कस करते हैं। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो हमारा इंडिया जो है तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है कोकोनट में। इसके अलावा जो फर्स्ट है वो है इंडोनेशिया फर्स्ट है और फिलीपींस जो है सेकेंड है एंड इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। सो इंडिया इज़ थर्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया में भी बात करें, ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2020 वॉल्यूम ऑफ कोकोनट प्रोड्यूस इन इंडिया अकाउंटेड ओवर 14.19 मिलियन मैट्रिक टन्स। तो 2020 की लेटेस्ट डेटा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेटेस्ट डेटा है कि आपके करंट अफेयर्स में भी आ सकता है कि 2020 में इंडिया का जो कोकोनट प्रोडक्शन था वो कितना मैट्रिक मिलियन टन्स था, दैट इज़ 14.19 मिलियन मैट्रिक टन्स। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं? केरला है, अभी डिस्कस करा था, केरला में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है कोचिन केरला में, तो कोकोनट लीड कर रहा है, दैट इज़ वाई वो वहीं पे इस्टेब्लिश हुआ है। केरला के बाद आता है कर्नाटका, दैन तमिलनाडु। तो जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहीं पे केरला का कोकोनट प्रोडक्शन अच्छा होता है।
और ये 3 स्टेट जो है इंडिया में वो लीड कर रहे हैं कोकोनट में, और वर्ल्ड वाइड अगर डिस्कस करें तो इंडिया जो है तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर द कोकोनट। अब कोकोनट एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है। कोकोनट कैसा प्लांट है, एक तरह का ट्रॉपिकल प्लांट है। इट रिक्वायर्स ह्यूमर ट्रॉपिकल क्लाइमेट बट हैज़ बीन फाउंड टू ग्रो अंडर वेरिंग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो है वैसे तो ट्रॉपिकल है बट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ग्रो हो जाता है। द कोकोनट पाम थ्राइव्स वेल अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 600 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो समुद्र तल से 600 मीटर अबव तक ये ग्रो हो सकता है। द कोकोनट पाम थ्राइव्स वेल अंडर एंड evenly distributed annual rainfall ranging 1000 मिलीमीटर टू 3000 मिलीमीटर। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बारिश होनी चाहिए। और हमें पता है कि जो साउथ के स्टेट्स जब भी हमने पढ़े, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होता है। However, a well distributed rainfall about 2000 millimeter is ideal rainfall for the proper growth and higher yield। तो रेनफॉल में इतना अमाउंट जो है आइडियल होता है। इसके अलावा जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कोकोनट है वो एक हेलियोफाइल प्लांट है। हेलियोफाइल प्लांट का जो होते हैं, हेलियोफाइल प्लांट्स आर दोज विच रिक्वायर प्रॉपर सनलाइट और सनशाइन फॉर देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे सनलाइट रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कोकोनट कल्टीवेशन और कोकोनट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे समझते हैं सनलाइट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफ्यूज ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे 2000 आवर्स पर ईयर। तो एक साल में 2000 घंटे तक प्रॉपर सनलाइट जो है कोकोनट को मिलनी चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मार्क इट। नेक्स्ट वन इज़ द सॉइल रिक्वायरमेंट। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? कोकोनट पाम कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सॉइल कंडीशन बट पाम डज शो सर्टेन ग्रोथ प्रेफरेंस। तो उसकी प्रेफरेंस क्या होती है? वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज ड्रेनेज, सॉइल डेप्थ, सॉइल फर्टिलिटी एंड लेआउट ऑफ द लैंड हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द पाम। इसके अलावा जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं इसमें, दैट इज़ लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, लोम सॉइल, कोस्टल सैंडी सॉइल्स एंड रिक्लेम्ड सॉइल्स। रिक्लेम्ड सॉइल्स भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जनरल तरीका है याद रखने का सॉइल का, क्योंकि कोकोनट का कल्टीवेशन साउथ इंडियन स्टेट्स में हो रहा है और साउथ की जो सॉइल है वो कैसी है? लिटराइट है, रेड सॉइल वहाँ पाई जाती है। कोस्टल एरिया है तो कोस्टल सैंडी सॉइल पाई जाती है। और अब मिट्टी अलग से तो होगी नहीं वहाँ पे। तो जैसे ही साउथ इंडियन स्टेट्स में मिट्टी पाई जाती है उसी मिट्टी में हम कोकोनट का कल्टीवेशन कर देते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है पीएच, ध्यान रखना। जो पीएच होता है 5.2 से 8 के बीच में होना चाहिए सॉइल पीएच। यानी जो कोकोनट होता है वो एसिडिक से लेकर एल्कलीन सॉइल के पीएच में अच्छे से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन में जो होता है, लैंड प्रिपरेशन डिपेंड यहाँ पे करती है दो चीज़ों पे, एक तो टाइप ऑफ सॉइल पे और वाटर टेबल पे, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉइल हम अगर बात करें लेटराइट सॉइल की तो यहाँ पे अलग चीज़ होती है और लोमी सॉइल में अलग चीज़ होती है। तो अगर लेटराइट सॉइल हमारे पास है तो यहाँ पे हम 1.2 मीटर क्यूब का पिट साइज़ लेंगे। इतना साइज़ का हम पिट को डग करेंगे। उसके बाद उसमें लूज सॉइल, पाउडर्ड काउ डंग, ऐश, इसको सबको फिल कर देंगे टू अ डेप्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर बिफोर प्लांटिंग। ये सारा मटेरियल हम 60 सेंटीमीटर हाइट तक डाल देंगे बिफोर प्लांटिंग। तो ये केस होता है लेटराइट सॉइल का। लेटराइट सॉइल में पिट का साइज़ ज़्यादा गहरा होता है, लेकिन अगर लोमी सॉइल होती है तो पिट का साइज़ 1 मीटर क्यूब होता है। यानी इतना साइज़ हमको लेना होगा, कम साइज़ लेना होता है। विद द टॉप सॉइल टू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर इज़ रिकमेंडेड। While filling the pits, 2 layers of coconut husk can be arranged at the bottom of the pit with concave surface facing outward for moisture conservation। यहाँ पे मेन चीज़ ये है लोमी सॉइल वाले केस में, एक तो पिट का जो साइज़ है वो थोड़ा कम होगा, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से हम यहाँ पे पिट बनाएंगे और उस पिट में 2 लेयर्स डालेंगे कोकोनट हस्क की। देन कोकोनट हस्क की लेयर हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा मॉइस्चर कंजर्व रहे, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर अरेंजिंग ईच लेयर BHC 10% DP शुड बी स्प्रिंकल्ड ऑन द हस्क टू प्रिवेंट टर्माइट अटैक। BHC 10% डालेंगे ताकि टर्माइट का अटैक ना हो।
In laterite soils, common salts at the rate of 2 kg per pit may be applied 6 months prior on the floor of the pits to soften the hard pans. तो लिटराइट सॉइल में अगर क्या होता है कि लिटराइट सॉइल वाला केस है तो एक तो पिट का साइज़ बहुत बड़ा था वहाँ पे, इसके अलावा लिटराइट सॉइल में अगर हम कॉमन सॉल्ट डाल दें 2 kg के हिसाब से पर पिट में, तो उसको क्या होगा, ये हमें अप्लाई करना है 6 मंथ्स, ठीक है, पहले डालना होगा, इससे हमारी हार्ड पैंस वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ द प्लांटिंग टाइम। अब कोकोनट को प्लांट कब करना है, तो कोकोनट की प्लांटिंग जनरली हमारे जो इंडिया के 3 बहुत ही फेमस स्टेट हैं, सबसे पहले नंबर 1 है केरला, देन कर्नाटका, देन लास्ट में आता है तमिलनाडु। इन्हीं एरियाज़ की हमें प्लांटिंग टाइम डिस्कस करना होगा। केरला में जनरली जो टाइम होता है वो मई के आसपास होता है, यानी मानसून जब टाइम होता है दैट टाइम इन केरला। अंडर एश्योर्ड इरीगेशन प्लांटिंग कैन बी डन ऑल्सो इन अप्रैल। अगर इरीगेशन अच्छा है तो हम अप्रैल में भी प्लांटिंग कर सकते हैं। इन लो लेइंग एरियाज प्लांट द सीडलिंग्स इन सितंबर आफ्टर द सेसेशन ऑफ हैवी रेन्स। इसके अलावा अगर लो लेइंग एरियाज है तो हम सितंबर में भी प्लांटिंग कर सकते हैं। तो केरला के पास कितने सारे ऑप्शन है, मई में प्लांट करो, अप्रैल में करो, सितंबर में करो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका की। तो प्लांटिंग द सीडलिंग्स ड्यूरिंग मई जून इज़ आइडल फॉर गुड कल्टिवेशन। तो यहाँ पे मई जून वाला टाइम है, इसके बाद एक ही ऑप्शन है। तमिलनाडु में भी 2 ऑप्शन हैं, एक तो जून जुलाई जो रेनफॉल वाला मानसून वाला टाइम होता है, या फिर जो विंटर टाइम होता है दिसंबर जनवरी। तो ये जो है टाइम है कोकोनट की प्लांटिंग के। अब हम प्लांटिंग और स्पेसिंग डिस्कस करते हैं। तो प्लांटिंग में यहाँ पे क्या होता है, जनरली स्क्वायर सिस्टम अगर फॉलो होता है तो 7.5 बाय 7.5 मीटर स्पेसिंग रिकमेंड की जाती है। और अगर हम स्क्वायर मेथड फॉलो कर रहे हैं और ये स्पेसिंग फॉलो करेंगे तो हमको दिस विल अकोमोडेट 177 पाम्स पर हेक्टेयर। तो इसकी ईल्ड जो होगी वो इसमें 1 हेक्टेयर में इतने प्लांट्स लग सकते हैं कोकोनट के। उसके बाद हाउवर स्पेसिंग ऑफ 7.5 to 10 मीटर्स प्रैक्टिस इन वेरियस कोकोनट ग्रोइंग एरिया ऑफ द कंट्री। ये स्पेसिंग भी कुछ हद तक फॉलो होती है कंट्री में। और जो स्क्वायर मेथड होता है वो फॉलो होता है टॉल वैरायटीज़ के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कोकोनट की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो जो टॉल वैरायटीज़ होती है उसमें स्क्वायर मेथड जो होता है वो यूज़ होता है। इसके अलावा सरफेस प्लांटिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये पॉपुलर है महाराष्ट्र, कोस्टल, कर्नाटका में। हैच सिस्टम जो होता है ड्वार्फ वैरायटीज़ के लिए। तो ये क्वेश्चंस याद रखने कि अगर हम कोकोनट को ग्रो करेंगे टॉल वैरायटीज़ के लिए तो हमें स्क्वायर मेथड यूज़ करना होगा, और ड्वार्फ वैरायटीज़ को ग्रो करेंगे तो हैच सिस्टम फॉलो करना होगा। हैच सिस्टम में जो स्पेसिंग रहेगी वो ये रहती है, यानी 5 to 5.5 जो होगी रो टू रो स्पेसिंग होगी, और 9 to 10 जो होगी हमारी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहेगी। तो रो टू रो कम होती है, प्लांट टू प्लांट जो है 9 से लेकर 10 मीटर तक हमारी स्पेसिंग रहेगी। टाइम पीरियड फॉर जर्मिनेशन ऑफ कोकोनट। तो जर्मिनेशन के लिए कितना टाइम लगता है कोकोनट को, दैट इज़ 11 to 12 वीक्स। तो अगर हमने कोकोनट को सीड्स के थ्रू लगाया है तो जर्मिनेशन के लिए उसको 11 to 12 वीक्स लग जाते हैं। एक्टिव रूट जोन ऑफ कोकोनट यूटिलाइज 25% ऑफ द अवेलेबल लैंड। नेक्स्ट इज द प्लांटिंग मटेरियल। तो प्लांटिंग मटेरियल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीड नट। ये होता है सीड नट। कोकोनट का आपने देखा होगा, नारियल पानी पीते होगे तो आपने देखा होगा इस तरह का, दैट इज़ कॉल्ड सीड नट। तो इसी को हम ग्रो करते हैं, इसकी सोइंग करते हैं ताकि हम कोकोनट को कोकोनट का अच्छे से कल्टीवेशन कर सकें। तो अभी हमने इसका जर्मिनेशन भी डिस्कस करा था। अगर हम इसको सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन को कितना टाइम लगेगा, 11 to 12 वीक्स लग जाएंगे। तो हम सीड नट्स को ग्रो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो विगरस सीडलिंग्स होते हैं which are 1 year old having minimum of 6 leaves and girth of 10 centimeter at the collar level should be selected for planting in the main field। तो हम क्या करेंगे, जो विगरस सीडलिंग्स होंगे, हम विगरस सीडलिंग्स में जो 1 year old जब वो हो जाएगी उसमें कम से कम 6 लीव्स आनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर उसका गर्थ होना चाहिए कॉलर लेवल से, तब हम उसकी प्लांटिंग करेंगे मेन फील्ड में। अर्ली स्प्लिटिंग ऑफ लीव्स इन द सीडलिंग्स कुड बी क्राइटेड फॉर सेलेक्टिंग गुड सीडलिंग्स। तो अर्ली स्प्लिटिंग ऑफ लीव्स जो होती है
तो ये आप देख रख सकते हैं इस फिगर में, स्प्लिटिंग ऑफ लीव्स इस तरह से होता है। तो जितनी स्प्लिटिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, सीडलिंग्स अच्छी होती हैं। हाउ एवर 18 to 24 months old seedlings are preferred for planting in waterlogged area। अगर वाटरलॉक्ड एरिया होता है तो वहाँ पे हमको सीडलिंग्स को थोड़ा ज़्यादा देर बाद हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी होगी, यानी 18 से 24 मंथ्स की जब सीडलिंग्स हो जाएंगी तब हम उनको प्रेफर करेंगे। प्लांटिंग द सीडलिंग्स ड्यूरिंग मे विद द ऑनसेट ऑफ प्री मानसून रेन इज़ आइडियल। तो ये जो है टाइम होगा, अगर हम रेन वाटरलॉक्ड एरिया की बात करें तो वाटरलॉक्ड एरिया में हम प्लांटिंग करेंगे मई टाइम पे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ कोकोनट। तो जो कोकोनट की इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ड्वार्फ टाइप एंड टॉल टाइप। तो जो ड्वार्फ टाइप और टॉल टाइप वेराइटीज़ होती हैं कोकोनट की, उनमें मेजर डिफरेंस होता है उनकी बेयरिंग का, उनमें फ्रूट बेयरिंग की एज क्या होती है। तो ड्वार्फ वेराइटीज़ जो होती हैं उनमें बेयरिंग जल्दी होती है, दैट इज़ 3 to 4 ईयर्स में लग जाते हैं, लेकिन टॉल वेराइटीज़ को ज़्यादा टाइम लगता है, 6 to 10 ईयर्स उसमें लग जाते हैं। तो दिस इज़ जो फर्स्ट पॉइंट था वो मेजर डिफरेंस था टॉल और ड्वार्फ वेराइटीज़ के बीच में। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ डिस्कस करनी है। तो जो ड्वार्फ वेराइटीज़ होती हैं इसमें आती है पहले छवगत ऑरेंज, छवगत ग्रीन ड्वार्फ, मलायन ऑरेंज ड्वार्फ, मलायन ग्रीन ड्वार्फ, मलायन येलो ड्वार्फ। तो छवगत के संग ऑरेंज और ग्रीन है, मलायन के संग 3 रंग हैं, यहाँ पे 3 कलर हैं, ऑरेंज ग्रीन येलो। तो ये जो है कोकोनट की वैरायटी है। इसके बाद एक अलग ही हटके है नाम, गंगा बॉन्डम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है ड्वार्फ कोकोनट की। टॉल वैराइटीज़ में जो हमारी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ आती हैं वो होती हैं ईस्ट कोस्ट टॉल, वेस्ट कोस्ट टॉल। क्योंकि कोकोनट का कल्टीवेशन जनरली कोस्टल एरियाज़ होते हैं साउथ इंडिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके नाम से वैरायटी है ईस्ट कोस्ट टॉल, वेस्ट कोस्ट टॉल। नेक्स्ट वैरायटी है छरकल्पा। छरकल्पा को लकाडाइव ऑर्डिनरी भी बोलते हैं। इसके बाद एक वैरायटी आती है VPM3। ये वैरायटी जो है अंडमान आइलैंड का सिलेक्शन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है वो है बेनाउलम। बेनाउलम जो है इम्पॉर्टेंट वैरायटी है गोवा और कोस्टल महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी है बेनाउलम। इसके अलावा जो एक वैरायटी है वो है प्रताप, इजी नेम है प्रताप, प्योर लाइन सिलेक्शन की वैरायटी है। इसके अलावा एक पॉलीम्ब्रोनिक वैरायटी जो है वो है अरासी करी टॉल। तो टॉल से समझ में आ रही है टॉल टाइप की वैरायटी है, और ये याद रखना है कि पॉलीम्ब्रोनिक वैरायटी है। कोकोनट में पॉलीम्ब्रोनिक के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कोकोनट में जो पॉलीम्ब्रोनी होती है वो होती है क्लीवेज टाइप की, और ये वैरायटी है अरासी किरी टॉल। इसके बाद आती है हाइब्रिड्स वैरायटी की बारी। हाइब्रिड वैरायटीज़ को हम बहुत सारे ट्रिक्स के थ्रू कनेक्ट करके, लिंक करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ कोकोनट की जितनी भी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनको कंपेयर करना है हमें चांद के संग, चांद मून। ओके, चांद कैसा होता है, वाइट होता है, कोकोनट अंदर से वाइट होता है, तो थोड़ा कनेक्ट करना है। और चांद किसके सर पे प्रेजेंट होता है, हमारा अगर हम जितने भी हिंदू गॉड्स होते हैं उनमें जो भगवान शिव होते हैं उनको शंकरा भी बोलते हैं, तो उनके सर पे चांद होता है, तो वहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहली वैरायटी होगी चंद्र संक्रा, तो ये कोकोनट की वैरायटी है। चंद्र लक्षा, लक्ष्य गंगा। अब शंकर जी के सर से क्या बहती है, गंगा, तो गंगा ये भी याद करना है। केरा संक्रा, केरा गंगा, केरा श्री, केरा सौभाग्य। तो चांद है, शंकर हैं, गंगा हैं और सौभाग्य तो होगा। उसके बाद एक वैरायटी थोड़ी नंबर वाली है, वो है VHC1, VHC2, VHC3। तो ये 3 नंबर VHC के संग हो गए कोकोनट की वैरायटी। उसके बाद आती है अगेन अनंत गंगा, गोदावरी गंगा, कल्प संकरा, कल्प समृद्धि, कोंकण बैत्य। सो ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं कोकोनट की।
अब आगे चलते हैं इसका मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स कैसे करते हैं। तो कोकोनट में जो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं वो कब अप्लाई करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्लांटिंग। तो फर्स्ट ईयर ऑफ द प्लांटिंग के बाद हम रेगुलरली उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। मैन्योर फर्टिलाइज़र अप्लाई क्यों करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, गुड फ्लावरिंग, अर्ली फ्लावरिंग एंड बीयरिंग, और ताकि अच्छी सुटेबल ईल्ड आ सके। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी डन आफ्टर 3 months ऑफ प्लांटिंग। तो पहला तो हम कब करते हैं, 3 months ऑफ प्लांटिंग। तो ये टेबल में देख सकते हैं, सबसे पहले हम FYM अप्लाई करेंगे, यानी वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर। और फार्म यार्ड मैन्योर हम अप्लाई करते हैं केजी के हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर में 40 लगाएंगे, सेकंड के ईयर से हमारी डोज कम हो जाएगी 20, थर्ड ईयर में 25, फोर्थ ईयर के ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो सप्लाई FYM सप्लाई करने का जो डोज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं NPK की, तो जो नाइट्रोजन होता है फर्स्ट ईयर 50 ग्राम यूज़ होता है, सेकेंड ईयर में डोज 160 हो जाएगी, थर्ड ईयर 330, दैन फोर्थ ईयर में 500 हो जाए 500 के आसपास आ जाएगी। तो ये नाइट्रोजन का डोज था। पोटेशियम फॉस्फोरस का जो डोज होता है एप्लीकेशन का, फर्स्ट ईयर 40, दैन 120, 240, 320, तो ये भी इंक्रीज़ होगा। पोटेशियम की रिक्वायरमेंट देखें तो फर्स्ट ईयर 135 ग्राम, 400 ग्राम, 810, दैन 1200। तो पोटेशियम का रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है कोकोनट के लिए, क्योंकि पोटेशियम अल्टीमेटली जो फ्रूट्स की क्वालिटी होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सारे जो न्यूट्रिएंट्स इन सबका जो डोज है वो इस तरह से इंक्रीज़ होता रहेगा एज द एज ऑफ प्लांट इंक्रीजेज। अब इरिगेशन कैसे करते हैं, तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोकोनट रिस्पॉन्स टू वेल टू समर इरिगेशन। समर में हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं 40 लीटर्स पर पाम पर वीक, इतना हम इरिगेशन करते हैं समर में। इसकी वजह से जो यील्ड ऑफ नट होती है 50% इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम बेसिन सिस्टम करते हैं इरिगेशन का, तो बेसिन सिस्टम में हम क्या करते हैं 200 लीटर पर पाम once in 4 days विल बी बेनिफिशियल। तो बेसिन इरिगेशन सिस्टम में इतना वाटर अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन अप्लाई करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ड्रिप इरिगेशन की वजह से हमारा बहुत सारा वाटर सेव होता है। इन एन एरिया वेयर वाटर स्केयर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अगर हम इरिगेशन करते हैं तो 30 लीटर्स पर डे पर पाम हमको वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत होती है, और इसमें बहुत सारा वाटर हमारा सेव रहता है। नेक्स्ट इज द इंटरक्रॉपिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली, कि कोकोनट में कौन कौन से इंटरक्रॉप्स यूज़ होते हैं। कोकोनट में हम फ्रूट्स भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स भी यूज़ करते हैं। फ्रूट्स में पाइनएप्पल, बनाना, और मोस्ट प्रिफर्ड जो होता है वो होता है बनाना, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देख लें, मोस्ट प्रॉफिटेबल इंटरक्रॉप जो है वो बनाना है। तो इस पॉइंट से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यू नोट डाउन दैट कि कोकोनट का सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल इंटरक्रॉप कौन सा होता है। तो फिगर में भी आप देख सकते हैं ना, ये इतना लंबा लंबा क्या है, कोकोनट है, और ये क्या है, ये बनाना है। ठीक है, तो कोकोनट और बनाना का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंटरक्रॉप कोकोनट का कौन सा है, वो है बनाना। इसके अलावा हम फ्रूट्स तो हमने पढ़ लिए, वेजिटेबल देखते हैं। वेजिटेबल हम लगा सकते हैं चिली, एलिफेंट फुट याम, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका। टैपियोका का जो टैपियोका है उसको हम कसावा भी बोलते हैं। इसके अलावा कोकोनट बहुत ज़्यादा टॉल होता है, इसलिए हम इसमें मल्टी टीयर क्रॉपिंग सिस्टम, जिसको हम मल्टी लेवल क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। मल्टी टीयर क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, डिफरेंट हाइट्स के प्लांट को एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ये एक लैंड है, इस पर हमने कोकोनट ग्रो करा, इसके अलावा हमने इसी में ही उसी टाइम बनाना को कल्टीवेट करा, जिंजर, टर्मरिक और भी डिफरेंट हाइट्स के प्लांट को कल्टीवेट कर रहे हैं। यानी सबसे टॉल, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से क्रॉप्स को हम जब ग्रो करते हैं एक ही
लैंड में एक ही टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल या मल्टी टियर सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग। और कोकोनट में ये बहुत कॉमनली मेथड है जो कि फॉलो होता है। इसके अलावा हम इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोकोआ, पेपर, क्लॉव एंड नटमेग। ये सारे साउथ इंडियन क्रॉप्स हैं, तो कोकोनट भी एक साउथ इंडियन क्रॉप्स में आता है, प्लांटेशन क्रॉप्स में। तो कोकोनट इन सारे साउथ इंडियन क्रॉप्स के संग मिक्स्ड क्रॉपिंग में अच्छे से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द हार्वेस्टिंग। कोकोनट की हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो टाइम पीरियड होता है स्पैडिक्स इनिशिएशन का टू राइपनिंग, तो स्पैडिक्स इनिशिएशन से राइपनिंग का टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 42 मंथ्स लग जाते हैं। कोकोनट की जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो 60 ईयर्स की होती है। हार्वेस्टिंग इंटरवल जो होता है वो यहाँ पे समर में होता है 45 डेज़ और रेनी सीजन में 60 डेज़ का हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है। हार्वेस्टिंग कैसे होती है जनरली, इसमें जो एक क्या होता है कि इसमें कोई पर्सन होता है जो कि प्लांट के ऊपर पूरा चढ़ता है, इस तरह से इसमें हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग ऑफ कोकोनट इज़ कॉमनली डन बाय क्लाइंबिंग द ट्री। पेड़ पे चढ़ते हैं इस तरह से। चढ़ते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ रोप, रिंग राउंड द फीट और एंकल ऑफ द क्लाइंबर्स और बाय यूजिंग अ लेडर यूज़ कर सकते हैं। ऑन रीचिंग द टॉप द क्लाइंबर टैप्स द नट इन द lowermost bunch with the harvesting knife to test its maturity. Several coconut grows together in a bunch and they ripen about the same time. तो कोकोनट जो होते हैं वो बंच में ग्रो होते हैं और उनकी राइपनिंग सेम टाइम पे एक बंच में बहुत सारे कोकोनट्स जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं। If you want to harvest the fruit of the coconut water, the fruit is ready 6 to 7 months after emergence. तो अगर हम कोकोनट को बेसिकली वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी नारियल पानी वाला जो कोकोनट होता है वो 6 to 7 मंथ्स में हार्वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द ईल्ड। तो जो टॉल वेराइटीज़ होती हैं उनकी जो एवरेज टॉल वेराइटीज़ की ईल्ड आती है 60 to 80 नट्स पर पाम पर ईयर होती है। हाइब्रिड वेराइटीज़ जनरली बहुत इम्प्रूव्ड होती हैं, उनकी ईल्ड बहुत ज़्यादा होती है 100 to 140 nuts per palm per year, but on an average जो yield आती है कोकोनट ट्री से वो आती है 100 to 140 nuts per palm per year। तो एवरेज yield भी यही होती है और हाइब्रिड्स की yield भी यही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा नट्स की सेटिंग जल्दी हो, मीन्स इफ़ यू वांट टू enhance the fruit set या फ्रूट सेटिंग इन नट्स, आई मीन फ्रूट सेटिंग इन कोकोनट, तो हमको इसमें NAA नैप्थलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे करना होता है 200 ppm में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे फ्रूट सेटिंग जो है वो इनहेंस होती है। सो दिस इज़ अबाउट द यील्ड ऑफ कोकोनट।